नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ एडवोकेट महेश। आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, हर बार की तरह कुछ नया इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पे अपने चैनल पे देता रहता हूँ। और आज इस वीडियो में हम ऐसा ही कुछ नया इन्फॉर्मेशन जो लाइव मतलब प्रैक्टिकली जो लोगों को आसान भाषा में समझ में आए, ऐसा प्रैक्टिकल उदाहरण मैं आपको देने वाला हूँ। आज का जो वीडियो है ये बनने जा रहा है दोस्तों, बहुत सारे लोगों के जो क्वेश्चंस आते हैं, मुझे फ़ोन कॉल्स आते हैं, व्हाट्सएप आते हैं, कमेंट्स आते हैं कि सर हमारा अकाउंट जो है आर्बिट्रेशन सेक्शन 17 के ऑर्डर से हमारा अकाउंट जो है फ्रीज कर दिया है। हमारा बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया है और बैंक अकाउंट में हमारे कुछ पैसे थे जो हमारा जो जीवन यापन करने के लिए काम में आने वाले थे, वो अकाउंट ही हमारा फ्रीज कर कर दिया है। हमारा जो सैलरी होगा वो सैलरी वहाँ पे जमा हो गया होगा, वो हम निकाल नहीं पा रहे हैं। हम हमारा जीवन यापन नहीं खर्चा नहीं कर पा रहे हैं, मेंटेनेंस नहीं दे पा रहे हैं। तो दोस्तों, ऐसा सेक्शन 17 का ऑर्डर अगर वो इनलीगल है तो उसको कैसे चैलेंज करना होता है, मतलब कैसे उसको ऑब्जेक्शन देके हमने विड्रॉ कर दिया है, मतलब वो सामने वाली पार्टी ने, मतलब जो एनबीएफसी कंपनी है, उस एनबीएफसी कंपनी कैसे वापस ले लिया। ये इस वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकली जो मेरे क्लाइंट के साथ जो हमने उनका ऑब्जेक्शन रिप्लाई भेजा वो कैसे वापस ले लिया, यहाँ पे आज मैं प्रैक्टिकल आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले तो मैं आपको ये दिखाऊँगा कि हमने जब आर्बिट्रेशन सेक्शन 17 जो ऑर्डर है, वही आर्बिट्रेटर ने बैंक को भेज के जो हमारे क्लाइंट का अकाउंट वो फ्रीज कर दिया था, और उसने वो कैसे वापस ले लिया, जो बैंक ने कैसे वापस ले लिया। वो एक बार हम पहले तो हमने जो ऑब्जेक्शन किस तरीके से देना होता है, मैं हर बार आपको इस वीडियो में अपने वीडियोज़ में प्रैक्टिकली ही ज़्यादातर समझाता हूँ दोस्तों। मेरा समझाने का तरीका प्रैक्टिकल है, इसीलिए हमारे वीडियोज़ में बहुत सारे व्यूज़ आ रहे हैं, बहुत सारे लोग पसंद कर रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, लाइक्स कर रहे हैं दोस्तों। आप सब सभी को मैं यही बोलूँगा कि जिन लोगों को ये नॉलेज नहीं, उनके पास ऐसे वीडियो ज़रूर आप शेयर करते रहना। ऐसे बहुत सारे मैंने वीडियो जो है बना के रखे। अब दोस्तों ये देखिए, सबसे पहले तो ये एल&टी फाइनेंस ने जो है क्या है, यूनिलैटरल आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग चालू किया था। ये जो प्रीसोल 360 है, प्लेटफ़ॉर्म है, और इस प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर जो है आर्बिट्रेशन जो है चल रहा था। और ये जो आर्बिट्रेटर साहब है, इनका जो सीट है आर्बिट्रेशन का वो कलकत्ता था, ठीक है? अब यहाँ पे हमने ये इन तीनों को भी ये नोटिस भेजा था। यहाँ पे सब्जेक्ट में क्या लिखा है देखो, लीगल ऑब्जेक्शन नोटिस एंड चैलेंज टू द वैलिडिटी ऑफ आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग इन केस नंबर सो एंड इंटरिम ऑर्डर डेटेड सो एंड सो। मतलब आपने जो इंटरिम ऑर्डर किया, ठीक है, इस इंटरिम ऑर्डर को हम यहाँ पे जो है ऑब्जेक्शन नोटिस आपको दे रहे हैं। यहाँ पे लोन अकाउंट नंबर था, ये मैंने वहाँ पे हटा दिया है दोस्तों। यहाँ पे अंडर अंडर इंस्ट्रक्शन एंड ऑन बिहाफ ऑफ आवर क्लाइंट विजय, अब क्लाइंट का भी नाम मैंने हटा दिया है ताकि प्राइवेसी और मेंटेन रहे। अब यहाँ पे जो मैंने जो हमने ऑब्जेक्शन बनाया वो क्या है, मैं आपको यहाँ पे पढ़ के दिखाता हूँ। अब यहाँ पे आवर क्लाइंट कैटेगोरिकली डिनाइज द वैलिडिटी ऑफ आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग इनिशिएटेड अंडर द एजिस प्रीसोल्स 360। मतलब आपने जो प्रीसोल 360 के द्वारा जो आर्बिट्रेशन जो चालू किया है, उसको हम कैटेगरीली डिनाई कर रहे हैं। इट इज सबमिटेड दैट द लोन एग्रीमेंट डेटेड सो एंड सो एग्जीक्यूटेड बिटवीन एल&टी फाइनेंस एंड आवर क्लाइंट, मतलब जो एल&टी फाइनेंस और हमारे क्लाइंट के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ था, कंटेन्स एन आर्बिट्रेशन क्लॉज अंडर सेक्शन 9। A presumption of clause 99.1, 9.6 clearly reveals that there is no mention, reference, or incorporation of pre-sold 360 or any specific online dispute resolution institution as appointing our administrating authority। अब ये पैरा जो पहला जो लिखा है, ये मतलब ये जो पैरा है, ये इसी के ऊपर ये जो है आर्बिट्रेशन जो है प्रोसीडिंग जो है उन्होंने विड्रॉ कर दी है। अब विड्रॉल का मैं एप्लीकेशन भी उनका दिखाऊंगा दोस्तों, ये पहले समझ लेना कि यहाँ पे ये पैरा मैंने क्यों लिखा है। अब ये पैरा क्यों लिखा है कि हमारे क्लाइंट और आपके बीच में, जो एल&टी फाइनेंस के बीच में कोई आर्बिट्रेशन का एग्रीमेंट ही नहीं है। और एग्रीमेंट का जो अगर एग्रीमेंट का क्लॉज होगा तो भी ये जो प्रीजोल 360 है, वो उनका कोई उस आर्बिट्रेशन के क्लॉज में उनका नाम ही नहीं है।
अब यहाँ पे हमारे क्लॉज में क्लॉज 9.1 मतलब इसमें क्या होना चाहिए दोस्तों कि आपके पास जो लोन जब आप लेते हो या फिर आप क्रेडिट कार्ड लेते हो, उस टाइम जो आपको एक एग्रीमेंट आपसे साइन करवाया गया है, ये एग्रीमेंट आपको हार्ड कॉपी दिया होगा या तो आपको ईमेल पे आया होगा, या तो आपको ऐसा हार्ड कॉपी आपके पास नहीं रहेगा, तो आपको उसको कस्टमर केयर को कांटेक्ट करके या फिर आपसे आपके बैंक में जाके ऐसा लोन एग्रीमेंट आपको आपके पास लेना चाहिए, ताकि ये जो आर्बिट्रेटर भी उन्होंने चुना होगा या फिर कोई इंस्टीट्यूशन आर्बिट्रेशन जैसे कि प्रीसोल 360 समा और बहुत सारे आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूशन हैं, उनके नाम अपने आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट में, लोन एग्रीमेंट में इनके नाम है क्या, ये तो पहले हमें चेक करना चाहिए। अब ये लोग जो है आर्बिट्रेशन केस तो चालू कर देते, पर इनका तो नाम हमारे कोई क्लॉज में है ही नहीं, हमारे आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट में है ही नहीं। तो फिर ये क्यों हमारा डिस्प्यूट जो है वो आर्बिट्रेटर ये एंटरटेन कर रहा है? ठीक है, ये तो पहले हमने इनको बताया कि भाई हमारे एग्रीमेंट में तो आपका कोई क्लॉज ही नहीं है आपके नाम का प्रीसोल 360 का। ये पहला प्यारा उनको हमने लिख दिया। अब आगे क्या कहता है देखिए, हमने आर्बिट्रेशन इज क्रीचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अंडर सेक्शन 7 ऑफ द एक्ट एंड आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट मस्ट बी इन राइटिंग एंड रिफ्लेक्ट द म्यूचुअल कंसेंट ऑफ पार्टीज। मतलब एग्रीमेंट हुआ है सेक्शन 7 के हिसाब से, सेक्शन 7 के हिसाब से, तो उसमें क्या होना चाहिए कि दोनों पार्टियों की म्यूचुअल कंसेंट होनी चाहिए। उस एग्रीमेंट पे दोनों पार्टियों की साइन चाहिए कि भाई ये आर्बिट्रेटर अगर आगे जाके कोई डिस्प्यूट होगा तो ये आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूशन के द्वारा या फिर आर्बिट्रेटर के द्वारा हम क्या करेंगे, अपना डिस्प्यूट जो है सॉल्व करेंगे। By unilaterally referring the matter to Prisol 360, an entity not agreed upon the primary contract, the lender has committed a material breach of principal a consequence idem. Our client never consented the rules, procedures of administrative fees of Prisol 360। हमने कोई फ्री कंसेंट में म्यूचुअल कंसेंट ही नहीं है जिसमें ये नाम लिखा है कि इनके द्वारा जो है हमने आगे जाके जो है आर्बिट्रेटर जो है चुनना है या फिर आर्बिट्रेशन करवाना है। आगे जाके 3 नंबर पैरा में हमने ये लिखा, द अपॉइंटमेंट ऑफ द लर्नर आर्बिट्रेटर थ्रू अ प्लेटफॉर्म यूनिलैटरली चूजन बाय द लेंडर इज in directly contravention of the law laid down by the Honorable Supreme Court in India in पर्किंग इंस्ट्रूमेंट एंड ये टीआरएफ लिमिटेड। मतलब ये जो दो जजमेंट हमेशा मैं अपने वीडियोस में बताता रहता हूँ दोस्तों कि ये दो जजमेंट ये कहते हैं, ये ऐसा कहते हैं कि देखिए ये क्या कहता है, पार्टी इंटरेस्टेड इन आउटकम ऑफ, अब देखिए आगे पढ़ते हैं, आउटकम, ठीक है मैं आगे, द आउटकम इन द डिस्प्यूट द लेंडर कैन नॉट यूनिलेटरली कंट्रोल द अपॉइंटमेंट प्रोसेस और the panel of arbitrator. Consequently, the appointment of Mr. Renu Tomar is void ab initio, and she is de jure unable to perform her function under section 14(1)(a। मतलब हमने ये बोला कि क्योंकि ये दो जजमेंट जो है सुप्रीम कोर्ट के, माननीय सुप्रीम कोर्ट के, ये बोलते हैं कि जिस पार्टी को जो है आउटकम में इंटरेस्ट है, मतलब जो पार्टी आउटकम में इंटरेस्ट रखती है वो पार्टी यूनिलैटरली अपॉइंटमेंट कोई भी आर्बिट्रेटर का कर नहीं सकती। और आपने यही किया है कि आपको तो आउटकम में पैसे में इंटरेस्ट है, लोन वाला जो पैसा है उसको लेना तो आपको है, उसमें इंटरेस्ट है, और आप ही ने खुद ही अपना जज रेनू तोमर जी को आपने अपॉइंट कर दिया, तो ये तो आपने गलत कर दिया, उसमें सेक्शन में हमने मेंशन कर दिया, और ये दो जजमेंट है वो जजमेंट में हमने वहाँ पे मेंशन कर दिया। द इंट्रीम, फोर्थ पैरा में हमने बोला, द इंट्रीम ऑर्डर डेटेड सो एंड सो डायरेक्टिंग द अटैचमेंट ऑफ आवर क्लाइंट बैंक अकाउंट, जो अकाउंट नंबर यानी मैंने यहाँ पे हाइड कर दिया, ये डेमो अकाउंट नंबर है, इज illegally and unsustainable since the very foundation of the arbitration, the appointment and forum he hid by the lack of jurisdiction, any order passed therein the nullity in eyes of law. Furthermore, the order was passed without providing our client to fair opportunity to be heard, violating the principle of natural justice and section 18 of the act। मतलब हमने बोला कि आपने ये जो तारीख को 31/10/2025 तारीख को जो आपने हमारे क्लाइंट का जो एसबीआई बैंक का जो अकाउंट जो है फ्रीज करके रख दिया है, इसको आपने डायरेक्ट किया है कि ये अकाउंट फ्रीज किया जाए,
बट ये तो लीगली अनसस्टेनेबल है, क्योंकि आपको कोई जुरिडिक्शन ही नहीं बनता कि आपको ऐसा ऑर्डर करके हमारे क्लाइंट का जो है अकाउंट जो वहाँ पे फ्रीज किया जाए, ऐसा कोई आपसे आपको जुरिडिक्शन ही नहीं बनता। ठीक है, वी नोट वी कंसर्न पैराग्राफ 3 interim order which claim that Presol 360 was identified as neutral institution. We strictly object to this. Identifying an institution post facto without a specific contractual amendment signed by our client is an attempt to rewrite the contract. The lender unilateral notice dated so and so cannot substitute the requirement of mutual consent for an ODR platform. मतलब आपने एक न्यूट्रल इंस्टीट्यूशन है प्रीसोल 360 ऐसा करके हमको एक 10/10/2025 को एक नोटिस भेज दिया, और आपने आर्बिट्रेटर अपॉइंटमेंट कर लिया, हमारा कोई भी कंसेंट नहीं लिया। ठीक है, और फिर भी आपने फिर ये आपने इंटरिम ऑर्डर किया है, तो ये जो है इंस्टीट्यूशन पोस्ट फैक्टो है, मतलब इसको हमने कोई भी साइन नहीं किया, फिर भी म्यूचुअल कंसेंट नहीं है हमारा, फिर भी आपने ये अपॉइंटमेंट कर दिया है, ऐसा हमने यहाँ पे बोला। अब यहाँ पे हमने मांग क्या की, जो आर्बिट्रेटर से और बैंक से या फिर आर्बिट्रेशन प्रीसोल 360 से हमने मांग क्या की, ये हमने पहले मांग ये की है, इन द व्यू ऑफ अबव यू आर hereby to call upon to the immediate withdrawal and stay of interim order dated so and so served by the State Bank of India। मतलब आपने जो हमारे क्लाइंट के बैंक में जो सेक्शन 17 का ऑर्डर भेजा, वो सेक्शन 17 का ऑर्डर आप क्या करिए, उसको इमीडिएट विड्रॉ करिए, उसको स्टे करिए, और द इमीडिएट टर्मिनेशन ऑफ द ऑनगोइंग आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग अंडर केस नंबर सो एंड सो बिफोर द पीस। मतलब जो ये केस नंबर आपका है, ये केस नंबर का जो आपने आर्बिट्रेशन चला के रखा है, ये तुरंत आप टर्मिनेट करिए, इसको इमीडिएट टर्मिनेट करिए, इसको बंद करिए। That the lender refrain from taking any further concrete action through a forum not recognized by the signed loan agreement। आप कोई भी अगर लीगल एक्शन लेना चाहते हो तो कोई नॉट रिकॉग्नाइज मतलब साइंड एग्रीमेंट ही आपके पास नहीं है, तो कोई भी आप ऐसा एक्शन आगे ना उठाइए। रेफरेंस मतलब लेंडर रेफरेंस फ्रॉम टेकिंग एनी फर्दर एक्शन, मतलब आप ऐसा कोई भी ऐसा एक्शन ना उठाएंगे नहीं, क्योंकि हमारा कोई एग्रीमेंट ही नहीं है। प्रीसोल 360 को आपको चुनना है आगे जाके। ठीक है, काइंडली प्रोवाइड 12 मंथ्स अलाउड फॉर सेटलमेंट फॉर एनी आउटस्टैंडिंग। इसमें हमने हमारा एक इंटेंशन भी दिखाया कि हमारे पास अगर कोई लेजिटिमेट अमाउंट है तो उसको हमें 12 मंथ का समय दीजिए, ताकि हम इसको जो है पे कर सके, सेटलमेंट कर सके। और लास्ट में हमने यही उनको दिया, प्लीज टेक नोटिस दैट इन लीगल अटैचमेंट ऑफ आवर क्लाइंट बैंक अकाउंट इज नॉट लिफ्टेड विद इन 7 डेज। मतलब अगर आपने 7 डेज के अंदर आपने नहीं विड्रॉ किया, रिसिप्ट ऑफ नोटिस क्लाइंट शैल कंस्ट्रेंट टू, तो हम आपके ऊपर जो है लीगल एक्शन लेंगे। अब क्या लीगल एक्शन लेंगे, तो फाइल पिटिशन अंडर सेक्शन 14 एंड सेक्शन 11 ऑफ द आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट फॉर टर्मिनेशन ऑफ मैंडेट ऑफ आर्बिट्रेटर। मतलब आर्बिट्रेटर का मैंडेट ही कैंसिल करने के लिए हम क्या करेंगे, पिटिशन करेंगे। अप्रोच द ऑनरेबल हाई कोर्ट अंडर सेक्शन 37 टू सेट असाइड द इनलीगल इंटरिम ऑर्डर। मतलब हमने ये इनलीगल इंटरिम ऑर्डर भी चैलेंज करना है हाई कोर्ट में सेक्शन 37 के अंदर। क्लेम डैमेजेस फॉर मेंटल एगोनी एंड फाइनेंशियल लॉस कॉज बाय द इनलीगल फ्रीजिंग ऑफ बैंक अकाउंट। अब इससे हमें जो भी खर्चा आएगा, जो भी मेंटल हरासमेंट होगी, फाइनेंशियल लॉस होगा, इसका भुगतान आपको ही करना है, ऐसा भी हमने इनको वार्निंग दे दिया। The lender and arbitrator are hereby to advise to cease and desist from proceeding further with this quorum non judice proceeding। मतलब नॉन जुडाइस प्रोसीडिंग है ये, मतलब इसमें कोई भी जो आर्बिट्रेटर चुना है वो विदाउट कंसेंट चुना है। आर्बिट्रेशन प्रक्रिया है, उसमें प्रीस्ट्रोल 360 से कराया गया है, उसका कोई क्लॉज ही हमारे आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट में नहीं है। तो ये जो प्रोसीडिंग चल रही है ये नॉन जुडाइस है। मतलब ये नॉन जुडाइस मतलब क्या, कि ये इनको कोई जुडिक्शन ही नहीं बनता ये आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग चलाने के लिए। ऐसे तरीके से हमने इनको जो है दोस्तों आर्बिट्रेशन का जो है ऑब्जेक्शन हमने सेक्शन 17 का भेजा। देखिए दोस्तों, जो ऑब्जेक्शन होना चाहिए वो बहुत स्टडी करके आपको रिप्लाई करना चाहिए, ऑब्जेक्शन देना चाहिए। जो हमारे एग्रीमेंट में लिखा ही नहीं, वो हमारा एंटरटेन जो आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग कैसे एंटरटेन करेंगे। ठीक है, तो देखो दोस्तों, ये मैं आपको अभी हमने जैसे ये नोटिस भेजा तो उन्होंने कैसे क्या करके इन्होंने विड्रॉ कर दिया, ये मैं आपको पढ़ के दिखाता हूँ। अब यहाँ पे सोल आर्बिट्रेटर को क्या बोला गया, एप्लीकेशन फॉर विड्रॉल एंड वैकेटिंग ऑफ इंटरिम रिलीफ्स।
मतलब इन्होंने बोला कि ये एप्लीकेशन हम कर रहे हैं आपको आर्बिट्रेटर साहब को कि आप ये इंटरिम ऑर्डर जो है आप तुरंत विड्रॉ करिए। ऐसा एल&टी फाइनेंस ने जो है बोला। एप्लीकेंट क्लेमेंट मोस्ट रिस्पेक्टली स्वेत दे, यहाँ पे मैं आपको पढ़ के भी बताता हूँ। द कैप्शन मैटर इज पेंडिंग बिफोर लंडन आर्बिट्रेशन वेयरिंग द एप्लीकेंट क्लेमेंट has referred to dispute between the parties and arbitration. The arbitrator was pleased to grant applicant claimant interim relief under section 17 arbitration conciliation act। मतलब आपने हमें interim relief दिया था। On account of following reason, the applicant claimant seeks to withdraw the said arbitration proceeding. The claimant seeks to pursue alternate appropriate remedy as per the council. Accordingly, permission may be granted to withdraw present proceeding and liberty to fresh file proceeding। मतलब हमने क्या किया है, अभी इसको आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग को हमें विड्रॉ करना है और ये जो है आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग विड्रॉ करने के लिए हमें ग्रांट करिए। द एप्लीकेंट में देयरफॉर द मोस्ट रिस्पेक्टफुल प्रेयर। अब इन्होंने क्या किया, आर्बिट्रेटर को बोला दैट द आर्बिट्रेटर में परमिट टू एप्लीकेंट टू विड्रॉ द प्रेजेंट आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग, दैट द आर्बिट्रेटर में प्लीज टू वैकेट द इंटरिम रिलीफ ग्रांटेड अंडर सेक्टर। मतलब सेक्शन 17 का जो ऑर्डर भी किया है उसको भी आप वैकेट करिए, मतलब इसको भी आप वापस करिए और आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग भी आप बंद करिए। फॉर द सच ऑर्डर फॉर रिलीफ एंड सोल आर्बिट्रेटर में डीम फिट टू कंसिडर फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस प्रेजेंट केस। देखिए ऐसा करके इन्होंने तुरंत एप्लीकेशन किया, जैसे हमारा नोटिस मिला ऑब्जेक्शन, इन्होंने क्या किया, अपना आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग ही जो है वापस किया। अब यहाँ पे मैंने केस नंबर वगैरह सारा छुपा दिया थोड़ा सा प्राइवेसी के लिए। क्या होता है दोस्तों, देखिए आप जब भी कोई एप्लीकेशन करते हैं, कोई भी नोटिस भेजते हैं, तो आपको एक प्रॉपर फॉर्मेट में उसको अच्छे से एनालाइज करके और उसको जो लॉ कहता है, लॉ क्या कहता है, जो आपने किया है चालू वो तो गलत है, ये लॉ कहता है, तो उस लॉ को भी आपको बोलना चाहिए। जैसे कि इसमें सेक्शन 9 क्लॉज कौन सा कहता है है ना, और कौन से जजमेंट क्या कहते हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है ऐसे इनलीगल प्रोसीडिंग के लिए। ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे समझनी चाहिए, तब जाके वो जो है आपको वहाँ पे रिलीफ मिलता है। अब बहुत सारे लोगों का यही क्वेश्चन मतलब ये होता है कि सर सेक्शन 17 का हमने ऑब्जेक्शन भी दिया बट वो प्रॉपर तरीके से नहीं दिया गया, मतलब वो फिर भी हमारा विड्रॉ नहीं हुआ। तो इसमें होता क्या है कि दोस्तों ये प्रॉपर तरीके से जाना चाहिए। अगर आपके केस में मेरिट्स है तो ये ज़रूर आपका विड्रॉ हो जाएगा। अब अगर आपके एग्रीमेंट में ये अगर मान लो कोई इंस्टीट्यूशन का ऐसे नाम आ जाता है प्रिसोल 360 समा और ये कोई और दूसरे कोई इंस्टीट्यूशन अगर आपके एग्रीमेंट में है, तो फिर मान लो ये विड्रॉ नहीं होते, ये आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग विड्रॉ नहीं होते, फिर भी हम ऑब्जेक्शन दे सकते हैं क्योंकि ये एक प्री डिसाइडेड क्लॉज होते हैं। मतलब ये एक वन साइडेड क्लॉज है कि आगे जाके आप ये भी ऑब्जेक्शन करते हैं कि आपने अगर फिर भी हमारे एग्रीमेंट में कोई इंस्टीट्यूशन का आर्बिट्रेटर का नाम डाला भी है, तो भी वो एक क्या है, एक वन साइडेड क्लॉज है करके हम फिर भी हमने उसको ऑब्जेक्शन देना है। आगे जाके फिर भी हम उसको सेक्शन 34 में जो है हम वहाँ पे इसको चैलेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से प्रैक्टिकल देखिए, ये प्रैक्टिकल वीडियोस मैं आपको आपके सामने लाता रहता हूँ। मुझे पता है कि ये इन चीज़ों को आप नए हो, आपको मालूम नहीं है। कुछ लोग ये वीडियोस जो है पुराने लोग देखते होंगे, उनको पता भी होगा, बट कुछ जो नए व्यूअर्स हैं, नए वीडियो पे सर्च के द्वारा आपके पास ये वीडियो आया होगा, तो आपको ये सारी चीज़ें आपके लिए नई है। ऐसे ही वीडियोस मतलब प्रैक्टिकल वीडियोस आपको देखने होंगे, टेक्निकल वीडियो देखने होंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को आप ज़रूर लाइक करना और शेयर करना इस वीडियो को ज़रूरतमंद के लोगों के पास, और अपने इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करना ताकि नेक्स्ट वीडियो आपके पास जो है उसका जो है नोटिफिकेशन आपके पास आए। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी को मेरा नमस्कार।